नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुबह के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। भारत का हम जिक्र करेंगे, G20 समिट पर भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मोरक्को से एक बड़ी जानकारी। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही मची है। भूकंप से करीब 300 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में। मोरक्को में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया और भूकंप के झटके से पूरा मोरक्को दहल उठा। लगातार तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ये कुछ जमीनी हालात भी आप देखिए। 300 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सारी इमारतें ढह गई हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए, अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें उस समय की भी हम आपको दिखा रहे हैं जब भूकंप के ठीक बाद रेस्क्यू के लिए टीमें यहां पर पहुंचती हैं। आसपास आप देख सकते हैं कई सारी बिल्डिंग्स जो कि गिरी हुई हैं। फौरन रेस्क्यू के लिए दल भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आंकड़ा है मौत का, वो लगातार बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ये जमीनी हालात हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोरक्को में भूकंप के झटके और इसी के चलते भारी तबाही भरा मंजर देखने को मिल रहा है। भूकंप से करीब 300 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 6.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। गुजरात के मंजर भी आपको याद आ गए होंगे इस तीव्रता को सुनकर। निश्चित ही इसी तरह से तबाही का आलम भारत में भी रहा और इसी से जुड़ा हुआ एक ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, इस भूकंप की खबर को उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। भूकंप की वजह से हुई जनहानि पर दुख जाहिर किया उन्होंने। मोरक्को में भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुख हुआ। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोरक्को के लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायल जल्द से जल्द ठीक हो, इस बात की भी कामना भारत करता है और भारत इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि ये भी आश्वस्त कर चुके हैं मोरक्को को प्रधानमंत्री कि अगर किसी सहायता की जरूरत होती है, अगर किसी सहयोग की अगर आपको जरूरत होती है तो निश्चित ही भारत अग्रसर रहेगा इस ओर भी। लेकिन उससे पहले जो तबाही का मंजर आया है, जो दृश्य हम देख रहे हैं मोरक्को से, वो निश्चित ही चौंका देने वाले बेहद ही भयंकर तस्वीरें हैं। और इस दुखद घड़ी में भारत लगातार साथ खड़ा है सहयोग के लिए। ये लिखा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। मोरक्को में भूकंप के झटके और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें भी वायरल होती हुई। 300 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। कई ऐसे लोग जो कि गंभीर रूप से घायल भी हैं, लगातार इलाजरत। और साथ ही साथ न सिर्फ जनहानि बल्कि बिल्डिंग्स का गिरना, ये दरारें आप मकानों में देख रहे हैं। तमाम ऐसी बस्तियां जो कि पूरी तरह से तबाह भी हो चुकी हैं। लोगों के ऊपर जान का संकट एक बार फिर से मंडराता हुआ। 6.8 तीव्रता का भूकंप, और जब इस तरह की तीव्रता का भूकंप कहीं महसूस किया जाता है, संभावना ये भी होती है कि रिपीटेशन हो, और इसी के चलते डर का माहौल फिलहाल यहां पर है। एक तरफ ये तस्वीरें और साथ ही साथ और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। G20 समिट को लेकर अपडेट आपको हम दे दें। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम एक तरफ सज के पूरी तरह से तैयार और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय कला का। कहीं ना कहीं इसमें आप उल्लेख भी देखेंगे। भारत आने वाले समय में, आने वाले दौर में G20 की एकजुटता को देखकर और आने वाले समय में जितने भी रिलेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो कितना अग्रसर है और कितना गंभीर है इस तरह के मसलों को लेकर, ये बताने की कोशिश आज भारत की तरफ से निश्चित तौर पर होगी। दिल्ली से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें उस स्थल की जहां पर 20 देशों के प्रतिनिधि आज यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। ये 2 दिन जब भारत से ही पूरी दुनिया का संचालन होगा, यानी कि जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर एक साथ मौजूद होंगे, तब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स का केंद्र भारतीय राजधानी दिल्ली आज होगी। ये कुछ खूबसूरत नजारे सुबह सवेरे के हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह स्थल पूरी तरह से तैयार है। इंतजार मेहमानों का किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। नटराज की प्रतिमा आप सबसे पहले देख रहे हैं, उसके बाद तमाम देशों के झंडे जो कि एक साथ इस वायु में लहलहाते हुए और कहीं ना कहीं ये संदेश भी देते हुए कि G20 समिट जिस मकसद के साथ बुलाई गई, इन सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो खास मकसद रहा,
उसे भारत परिपूर्ण करने के लिए कितना प्रयासरत है, आने वाले समय में कितने और कदम उठा सकता है, ये भी स्पष्ट होता हुआ। इंतजार उस ऑफिशियल मीटिंग का भी। द्विपक्षीय वार्ता हुई है, त्रिपक्षीय वार्ता भी हमने देखी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी कि G20 समिट को लेकर जानकारी सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन में क्या कुछ कहा जाता है, अन्य देशों को अगर हम सुनते हैं तो क्या भारत को लेकर कोई खास संदेश उनकी तरफ से होता है, इस पर भी नजर हर भारतीय की रहेगी। और न सिर्फ भारत की बल्कि आज पूरी दुनिया भारत को निहार रही है। G20 समिट, भारत पहली बार अध्यक्षता करता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा लगातार संभाले हुए, हर एक व्यवस्था, हर एक जानकारी का अपडेट वो लगातार लेते आ रहे थे। और अब ये जो तस्वीरें जमीनी स्तर पर उतर के आई हैं, भारत की खूबसूरती को भी दर्शाती हैं, मेजबानी को भी बताने के लिए बिल्कुल काफी है कि अगर G20 समिट जैसी बहुत बड़ी बैठकें भी भारत में होती हैं, अध्यक्षता करना भारत जानता है, ये समझा दिया। और साथ ही साथ मेजबानी को इस तरह का बनाया गया है कि उनके देश से आए लोगों को हमारे देश में भी अपनापन जरूर महसूस हो सके। ना सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्षों का ख्याल रखा गया, बल्कि जो डेलीगेट्स उनके साथ आने वाले हैं, उनके परिवारजन जो उनके साथ आने वाले हैं, उनको भी भारत अपने घर जैसा लग सके। ये तमाम व्यवस्थाएं आज दिल्ली में हम देख रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल दिल्ली पुलिस रख रही है। अलग अलग जगहों पर हालांकि चेकिंग अभियान जरूर जारी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस व्यवस्था के भी खास प्रतिबंध हैं। ये कुछ नजारे हम आपको दिखा रहे हैं। शंख की प्रतिमा, साथ ही साथ कुछ ऐसी मूर्तियां जो कि भारत की संस्कृति और परंपरा को दर्शाने के लिए काफी। नटराज की प्रतिमा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी शुभ संदेश के साथ हर एक देश को भारत से जोड़ने की कोशिश होगी कि हर एक देश के साथ भारत इसी खूबसूरती के साथ इस रिलेशन को बरकरार रखना चाहता है। तो G20 समिट अब से कुछ ही देर बाद, जब तमाम महान शक्तियां एक साथ होंगी और वार्ता उसके बाद शुरू होगी। इंतजार ये भी रहेगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन के दौरान कहा जाता है। चलिए, तो G20 को लेकर लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश से आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो भी आप तक पहुंचाएं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हो चुके हैं। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू CID की गिरफ्त में हैं। चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करप्शन केस से जुड़े हुए तार हैं, करोड़ों के घोटाले का आरोप जब उन पर लग रहा है, तो अब ये माना जा रहा है कि CID ने जब तड़के गिरफ्तार किया है तो कोर्ट में भी उन्हें पेश किया जाना है। लेकिन उससे पहले मेडिकल के लिए पुलिस लेकर पहुंची, टीम लेकर पहुंची है और अब एन चंद्रबाबू नायडू को CID की गिरफ्त में रहते ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन इससे पहले ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक हलचल आंध्र प्रदेश में बढ़ सकती है। CID की गिरफ्त में चंद्रबाबू नायडू, साथ ही साथ उनके बेटे भी हिरासत में लिए गए हैं। करोड़ों के घोटाले का आरोप और करप्शन केस से जुड़े हुए तार जो कि उन्हें CID की गिरफ्त में लाए। तो ये सुबह सवेरे की तस्वीरें भी आप देखिए। CID की टीम जब पहुंचती है, गिरफ्तारी का वारंट टीम के पास था और फिलहाल एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे भी एन लोकेश, जो कि CID की हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ होगी क्योंकि करप्शन केस से जुड़े हुए तार हैं। कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उससे पहले मेडिकल के लिए भी लेकर पहुंची थी टीम। आगे बढ़ते हुए भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बैकलॉग पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, इन पर भी चर्चा की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर्स को लेकर भी बातचीत हो सकती है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने को लेकर भी हरी झंडी मिलेगी। शिवराज कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक, कई प्रस्तावों पर मुहर लगना पूरी तरह से जिसके आसार नजर आते हैं। बैकलॉग पदों पर भर्तियों को लेकर चर्चा, अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर पर भी चर्चा संभव।
और रायपुर से अगली बड़ी खबर, आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजभवन की ओर रुख करने वाले हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी नेताओं की तरफ से, जो कि लगातार अब सिलसिलेवार आप क्रम भी देख रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध की राज्यपाल को जानकारी देना मकसद है, ये बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है। अंबिकापुर की बात कर लेते हैं। बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पर तंज कसा है। 3600 रुपए क्विंटल धान खरीदी के रविंद्र चौबे के बयान पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि झूठ बोलना रविंद्र चौबे का काम है, वो 5000 रुपए क्विंटल भी बोल सकते हैं। जिस कृषि मंत्री को ये होश नहीं है कि किसान कितने प्रताड़ित है, किसान के साथ दादागिरी कर रहे हो आप, वर्मी कंपोस्ट थमा रहे हो, जिसको ये नहीं मालूम है कि जब 4-4 किस्त आप देते हो तो किसान किस तरह बैंकों में जाके परेशान होते हैं, उसका ख्याल तो नहीं है। फिर एक बार झूठ बोलना शुरू कर दिए। अरे उनका क्या हो तो 5000 बोल देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना है तो झूठ बोल रहे हो कुछ। और रतलाम की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी से विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कबूतर कह डाला, अरविंद केजरीवाल को पागल तक कह दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक कबूतर जिसको तुमने 10 जाल झेला, दिग्विजय सिंह, वो सेना से सवाल करता है, वो सेना से पूछता है कि बताओ तुमने पाकिस्तान में कितने लोग मारे। एक वो दिल्ली में पगला बैठा है केजरीवाल, वो सेना से सवाल पूछता है, बताओ कितने लोग मारे। एक सोनिया का पप्पू पूछता है, बताओ कितने लोग मारे। सुनील गुप्ता जी, लोकसभा में एक प्राइवेट बिल लाइए और अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हो तो तीनों बंदरों को नीचे हवाई जहाज से नीचे। और इधर बुरहानपुर में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के विवादित बोल भी सामने आए। सांसद बोले कि कांग्रेस हमारे बीच अगर आते हैं तो इनका मुंह काला करके इन्हें धक्का मारकर भगवाना है। तो आज गरीबों को संबल योजना का लाभ नहीं मिलता, आज गरीबों को किसान बगैर ब्याज का कर्जा नहीं मिलता, गरीबों को आज लाडली लक्ष्मी का लाभ नहीं मिलता, कन्यादान का लाभ नहीं मिलता, और ना ही हमारी बहनों को लाडली बहना का लाभ मिलता। तो ये कांग्रेस के लोग आएंगे, इनके बीच में हमको रहकर इनको यहाँ से धक्का मारकर भगाना है और ऐसे झूठों का मुंह काला करना है। और श्योपुर में एक बार फिर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का कारनामा वायरल हो रहा है। अपने गले में सांप डालकर लोगों के बीच बैठे नजर आते हैं बाबूलाल जंडेल। उनके जन्मदिन का ही मौका था, माला होनी चाहिए थी गले में, लेकिन माला की जगह सांप डाले बैठे रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज भी हड़ताली कर्मचारी जारी रखेंगे अपने प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मचारी की बात करें, बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में, जल्द सत्याग्रह करने वाले हैं। हड़ताल पर जा चुके हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। 40,000 कर्मचारी 21 दिनों से स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल लगातार चल रही है। और अब भिलाई से अगली बड़ी खबर, जहां टाउनशिप में लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। बीएसपी प्रबंधन ने पानी की सप्लाई रोक दी है। सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की टंकियों से सप्लाई रोकी गई है। टंकियों के जर्जर होने के चलते मेंटेनेंस का काम होना है और इसी के चलते पानी की सप्लाई अभी बाधित रहने वाली है। और जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा से गांजे की तस्करी कर रहे थे सभी। पुलिस ने 8 लाख का गांजा जब्त किया है। एक कार और नगदी भी बरामद की गई है। नगरनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। जगदलपुर से खबर है, गांजा तस्करों पर एक बार फिर से शिकंजा कसा गया। जगदलपुर से बड़ी खबर, गांजा तस्करों के खिलाफ एक बार फिर से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 लाख का गांजा जब्त हुआ है। ओडिशा से तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो 8 लाख का गांजा इनके हवाले से जब्त किया जा चुका है। पूछताछ इनसे हो रही है। एक कार और नकदी भी मिली है। इन तमाम सामानों के आधार पर भी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। नगरनार थाना क्षेत्र का ये मामला, जगदलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई और इस तरह से शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। ये भी हम सिलसिलेवार आप आने वाले समय में भी देखेंगे। और पहले भी हमने देखा कि नशे के खिलाफ
पुलिस और ज्यादा सक्रिय होती हुई। जगदलपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ा है। उड़ीसा से गांजे की तस्करी कर रहे थे। 8 लाख का गांजा जब्त हुआ है। एक कार और नकदी भी मिली है। नगरनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और G20 समिट की एक बार फिर से चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से G20 देशों की बैठक शुरू होने वाली है। पीएम मोदी की अगुवाई में इस बार आयोजन, और दिल्ली में देश के कई नेता भी जुटे हुए हैं। विदेशों से भी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला कल से ही लगातार चल रहा था। थोड़ी ही देर में भारत मंडपम में सभी नेता जुटने वाले हैं। पूरी नई दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है। G20 समिट में महाशक्तियों का जुटान है। आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। G20 नेताओं के सम्मान में आज राष्ट्रपति रात्रि भोज का आयोजन भी करवा रही हैं। तो G20 को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाशक्तियों का मंथन आज होगा नई दिल्ली की। अगर हम बात करें तो यहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं, स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखा जाना यहां पर सामने आया है। भारत मंडपम में भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं। अब से कुछ ही देर बाद तमाम देशों के प्रतिनिधि भारत मंडपम में पहुंचेंगे। न सिर्फ बातचीत होगी बल्कि क्या कुछ सिलसिलेवार होना है ये भी समझाया जाएगा। और जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनकी आवभगत के लिए भी लगातार कल से ही तैयारियां चल रही थी। आज भी जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें यह भी है कि रात्रि भोज भी है, उससे पहले बातचीत भी होनी है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और लोक कला का प्रदर्शन भी इन महाशक्तियों के सामने रखा जाएगा, जिससे बहुत बेहतर से वो भारत को समझ सके। ज्यादा हम चर्चा करेंगे। सहयोगी अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ होना है, विस्तार से जानकारी इस पर। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर के बाद जो दुनिया के तमाम देश हैं G20 बैठक के लिए जो दिल्ली पहुंच चुके हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारियों को लेकर के आखिरी जो है वो जायजा ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद ये जो सिलसिला है तकरीबन 10:15 बजे तक चलेगा और 10:30 बजे से पहला सेशन G20 का पहला सेशन वन अर्थ थीम पर जो है वो शुरू होगा और ये जो सेशन है वो 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा। 1:30 बजे से 3 बजे तक जो है वो लंच ब्रेक है और दूसरी मीटिंग के लिए आरक्षित रखी गई है। फिर दूसरा जो सेशन है वो वन फैमिली थीम पर 3 बजे से तकरीबन 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने होटल जाएंगे और उसके बाद 7:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया गया है। उसके लिए फिर 7:30 बजे इसी भारत मंडपम में सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। ये कह सकते हैं कि ये जो 2 दिनों की बैठक है वो भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि ये 2 दिनों में भारत अपनी न केवल पावर को दिखाएगा, न केवल अपनी शक्ति को दिखाएगा, बल्कि जो सांस्कृतिक विरासत है, जो संस्कृति है भारत, तमाम चीजों को ही प्रदर्शित करने की कोशिश में भारत बीते दिनों से भी तैयारियां करता आ रहा था। अनूप, लगातार नजरें बनाए रखेगा। धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। और अब सीधे उज्जैन आपको लिए चलते हैं। महाकाल के दरबार में आज फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे अपने बेटे के साथ। यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने किए हैं। सबसे पहले बाबा महाकाल की आरती में वो शामिल होते हैं। अक्षय कुमार के साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे थे। उनकी भी तस्वीरें सामने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह सवेरे की तस्वीरें। अक्षय कुमार, क्रिकेटर शिखर धवन उनके साथ मौजूद और अक्षय कुमार का बेटा भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचा। अभिनेता ने दर्शन भी किए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।